हेलो बेटा, कल हमने किया था बैलेंस शीट बनाना और इसकी आवश्यकता और महत्व। आज हम करेंगे इसे तैयार कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले है स्थिति विवरण की विशेषताएं। तो इसमें है कि स्थिति विवरण अंतिम खातों के एक भाग है। यही कारण है कि व्यापार खाते, लाभ हानि खाते और स्थिति विवरण तीनों को इकट्ठे अंतिम खातों के नाम से पुकारा जाता है। परंतु स्थिति विवरण एक विवरण है, एक खाता नहीं। इसके डेबिट और क्रेडिट पक्ष नहीं होते, इसलिए इसमें टू और बाई का शब्दों का यूज नहीं किया जाता। क्या है ये सिर्फ विवरण है, ना कि एक अकाउंट। अकाउंट में टू और बाई का यूज होता है, लेकिन बैलेंस शीट में टू और बाई का यूज नहीं होता। दूसरी बात, स्थिति विवरण उन व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का सारांश है जो अभी खुले हुए हैं और व्यापारिक और लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके बंद नहीं किए गए हैं। व्यक्तिगत तथा वास्तविक खातों के डेबिट शेषों को दाएं पक्ष में लिखते हैं, दाएं पक्ष में, जिसे हम संपत्ति एसेट साइड कहते हैं, और क्रेडिट शेषों को बाएं पक्ष में लिखते हैं, जिसे हम लायबिलिटी कहते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या, ना तो टू का यूज होगा ना बाय का। बाएं साइड में हमारा एसेट साइड होगा और दाएं साइड में हमारे पास ये कह रहा है कि डेबिट शेषों को दाएं पक्ष में एसेट्स में लिखते हैं और क्रेडिट पक्षों को बाएं साइड में लायबिलिटी में लिखते हैं। 3, इसके दोनों पक्षों अर्थात एसेट्स और लायबिलिटी का जोड़ हमेशा बराबर होता है। यदि जोड़ बराबर नहीं है तो इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि स्थिति विवरण बनाने में कहीं न कहीं अशुद्धि रह गई है। 4, यह एक विशेष तिथि को बनाया जाता है, न कि एक अवधि के लिए। स्थिति विवरण केवल उस तिथि के लिए ही सही होता है जिस तिथि को यह बनाया जाता है, क्योंकि उस दिन के बाद एक लेन देन भी स्थिति विवरण को बदल सकता है। 5, यह चालू व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रकट करता है। स्थिति विवरण में संपत्ति और दायित्वों के समूहबद्ध और क्रमबद्ध करना क्या है कि स्थिति विवरण में संपत्ति और दायित्वों को समूहबद्ध करके तथा विशेष क्रम में लिखा जाता है। समूहबद्ध शब्द का अर्थ है कि एक समान प्रकृति के मदों को एक ही शीर्षक के अंतर्गत लिखना, जैसे कि विभिन्न ग्राहकों से देय राशि को विविध देनदार सन्ड्री डेब्टर शीर्षक के अंतर्गत लिख दिया जाए। क्रमबद्ध करने का अर्थ है संपत्ति और दायित्वों को एक विशेष क्रम में लिखना। स्थिति विवरण में संपत्तियों तथा दायित्वों को क्रमबद्ध करने के लिए दो क्रमों में से एक क्रम का प्रयोग किया जाता है। पहला है तरलता का क्रम। तो इस विधि में जिस संपत्ति को जितनी जल्दी नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है उस संपत्ति को उतना ही पहले लिखा जाता है, जैसे कि कैश। जिन संपत्तियों को जितनी देर से बेचा जा सकता है उतना ही क्रम से बाद में लिखा जाता है। जैसे कम तरल संपत्तियों को सबसे अंत में लिखा जाता है, जैसे कि गुडविल। इसी प्रकार दायित्व पक्ष में भी उन दायित्वों को सबसे पहले लिखा जाता है जिनका भुगतान सबसे पहले करना है। या दूसरे शब्दों में चालू दायित्वों को सबसे ऊपर लिखा जाता है और इसके बाद स्थायी अथवा दीर्घकालीन दायित्व और सबसे अंत में स्वामी की पूंजी लिखी जाती है। प्राय एकल व्यापारी और साझेदारी संस्थाएं अपने व्यापार का चिट्ठा तरलता के क्रम के आधार पर तैयार करती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे पास अगला है, ये तो था तरलता पे, ये है स्थायित्व के क्रम पर। तो यह विधि पहली विधि की ठीक उल्टी है। इस विधि के अनुसार जो संपत्तियां जितनी अधिक देर से रोकड़ में बदली जाती है उन्हें सबसे पहले लिखा जाता है और जिनको जल्दी बदला जाता है उनको बाद में लिखा जाता है। ऐसे ही हमारे लायबिलिटी के हैं, जो दीर्घकालीन लायबिलिटीज़ उनको पहले लिखा जाता है और जो करंट लायबिलिटीज़ उनको बाद में लिखा जाता है। तो उसे सबसे बाद में लिखते हैं। अन्य शब्दों में स्वामी की पूंजी सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद स्थायी अथवा दीर्घकालीन दायित्व लिखे जाते हैं और सबसे अंत में चालू दायित्व। कंपनी अधिनियम के अनुसार संयुक्त पूंजी कंपनियों को अपना स्थिति विवरण स्थायित्व के क्रम में के अनुसार बनाना पड़ता है। भाई स्थायित्व जैसे इस से किसको बनाना पड़ता है, कंपनी को, लेकिन तरलता के हिसाब से पार्टनरशिप और एकल बंदा बना सकता है। ठीक है, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, राइट कर लीजिए। बैलेंस शीट का परफॉर्मा हम कल करेंगे। थैंक यू।